नमस्ते बच्चों, आपका फिजिक्स विजन ट्रिपल गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। लेसन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 का जो नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक है, यह है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। अभी मैं इंस्टा पे अपनी कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी तो कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है। उन बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि मैम जब आप लिखाते हो तो हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। वो थ्योरी का पोर्शन तो हम अपनी बुक में से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं नोट्सों पे बिलीव नहीं करती हूँ। बुक्स अपने पास अवेलेबल है तो नोट्स की जरूरत इतनी नहीं होती है कि टीचर आपको नोट्स दे, वो आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स तो मैं कवर कराऊंगी, लेकिन जहाँ भी डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बता दूंगी इस जगह आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है। तो वो डेफिनेशन मैं बोलूंगी जरूर, लेकिन लिखनी आपको अपनी बुक से है तो अपना जो लिटिल बिट टाइम है वो अपना बच जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको अपनी बुक खोल के बैठनी है, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। यदि कोई टॉपिक रहता है, मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ ना बोलूं फिर भी वो टॉपिक रह रहा है, इसका मतलब बाय मिस्टेक वो रह गया है, तो आप लोगों को उस पर कमेंट जरूर करना है कि मैम ये टॉपिक अपना रह गया है। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ भी ना रहे। मेन मोटिव अपना डेरिवेशन और अपने न्यूमेरिकल्स को कवर अप कराना है, थ्योरी कराना अपना मोटिव इतना नहीं है। थ्योरी को मैं समझाऊंगी, ठीक है, और जगह भी छुड़वाऊंगी आपको कि इस जगह आपको ये वाली थ्योरी लिखनी है, तो वो थ्योरी डेफिनेशन आप खुद ही लिखेंगे। ओके, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो यहाँ पर हमको देखना है कि कार्य क्या होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना है कार्य के बारे में कि व्हाट इज द वर्क, कार्य क्या होता है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो कार्य क्या होता है, बल व विस्थापन का, बल व, यदि फास्ट लगे आपको तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल। इस लाइन को आप खुद पूरा करोगे। बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इससे हम व्यक्त किससे करते हैं, इससे हम व्यक्त करते हैं W से। W इज इक्वल टू होता है F डॉट S, बल इंटू विस्थापन। यहाँ F क्या है, बल है, और S क्या है, विस्थापन है। इसी के आधार पर इसके 3 रूल होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कि हम इसको कैसे रूल बनाएंगे, तो W इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया है, F डॉट S। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, FS cos थीटा, बिकॉज आपको बताया जा चुका है कि यदि बीच में डॉट लग रहा है तो डॉट लगना क्या इंडिकेशन करता है, डॉट लगना इंडिकेशन करता है कि ये जो क्वांटिटी है इसमें डॉट के स्थान पर क्या लग जाएगा, कॉस लग जाएगा। ओके, तो ये तो आपका कार्य से रिलेटेड हो गया। अब इसके रूल्स हमको यदि बनाने हैं तो रूल नंबर 1 क्या बनेगा, W इज इक्वल टू FS cos थीटा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, बल व विस्थापन के मध्य में जो एंगल हो वो क्या हो, 0 हो, तब आप जानते हो W इज इक्वल टू क्या होता है, FS cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, FS। इस कंडीशन पे जो वर्क होता है वो धनात्मक होता है, वह अधिकतम होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, वह अधिकतम होता है। तो इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कार्य की परिभाषा आएगी जो आपको ये पूरी करनी है, फिर ये आपको लिखना है, ये एज इट इज रूल आपको लिखने हैं। जहां भी थ्योरी में नहीं लिखाऊंगी ना, वहां आपको पहले ही बता दूंगी कि 4-5 लाइन की थ्योरी आएगी, इसके लिए आप जगह छोड़ दो, ये आप खुद लिखना है बुक के अंदर से। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट आपने उतार लिया है। देखते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या बोलेगा, थीटा इज इक्वल टू 90। इसको केस भी बोलते हैं, रूल की जगह कई कई बच्चे इसको केस भी बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FS cos 90। W इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, बिकॉज cos 90 क्या होता है, 0 होता है। यदि हम थर्ड की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 180 ले लेंगे, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FS cos 180। W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस FS। इस केस में जो कार्य है वो कैसा हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया।
नोट कर लीजिए, इस केस में जो कार्य हो गया वो ऋणात्मक हो गया। इससे ज्यादा फालतू चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है, फिर अब हम अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। इसको अधिक्रम की विशेषताएं भी बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इसके कैसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आपको प्रेक्षण निकालने के लिए बोलता है, एक सदिश का दूसरे सदिश पे या दूसरे सदिश का तीसरे सदिश पे। अब इसका जो फॉर्मूला है ना वो देखिए क्या है। फॉर्मूले के अंदर एक स्पेशलिटी दे रखी है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो आपको दिया हुआ है। लेकिन यदि आपसे कभी दिशा निर्धारण करवा ले, दिशा के बारे में पूछ ले या कोण के बारे में पूछ ले, तब कैसे निकालोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है W एफ एस, W एफ एस, ठीक है। कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ W और यहाँ जो एफ एस होंगे ये इसके परिमाण होंगे। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है वो देखिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 इसी के ऊपर है। देखिए, मैं जब तक इंक ले लेती हूँ अपने पेन में। ये क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? एफ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, डी वेक्टर कितना दिया हुआ है? डी वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब इसने क्या पूछा है आपसे कि इनके बीच का पहले कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके बीच का हमको सबसे पहले कोण ज्ञात करना है और फिर f का d पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? f का d पर प्रक्षेप हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोण के लिए ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू W अपॉन एफ डी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें W निकालते हैं। W क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। F कितना है? 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। D कितना है? ये रहा, नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें अदिश गुणन तो इसका आता ही है। अदिश गुणन हम कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू 15 प्लस 16 माइनस 15। W इज इक्वल टू आगे 16 जूल, ठीक है। पहली चीज तो आ गई अपने पास W। अब हमें ये निकालना है F। F कैसे निकलता है? देखिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हुआ ये? 9 प्लस 16 प्लस 25, यही हुआ 9 प्लस 16 प्लस 25। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? 5 और 6 11, 11 और 9 20, 2 बचे, यह हो गया 50 रूट 15 न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? D। निकालिए D। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया ये 3 का स्क्वायर, कितना हुआ? 25 प्लस 16 प्लस 9, कितना हुआ? रूट 5 मीटर। डिस्टेंस है तो आंसर किस में आया?
मीटर में आ गया। फटाफट से पहले इसको नोट कर लो, नोट कीजिए इसको। नोट करो, नोट कर लिया है तो अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू वर्क, ये रहा 16 अपॉन f √50 और √50, कितना हुआ थीटा, cos इनवर्स 16 अपॉन 50। लीजिए भाई, इसका आंसर आ गया cos इनवर्स 16 अपॉन 50। नोट कर लो, इसको यहीं पे ही छोड़ देना, ज्यादा सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसका, f का d पर प्रक्षेप। क्वेश्चंस की आपको बाहर करवाई जाएगी, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्वेश्चंस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, लेकिन एक चीज जो आपको संभालनी है वो संभालनी है कि जो भी आपको थ्योरी का टॉपिक दिया जाए कि बेटा इस जगह ये डेफिनेशन आएगी, इस जगह ये डेफिनेशन आएगी, वो आप अपने हिसाब से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, हम थ्योरी पोर्शन पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, कम भी क्या बल्कि बल्कि डेफिनेशन दे दी आपको, कोई भी डेफिनेशन दे दी, उनको तो आप लिख ही सकते हो। अगर आपको बता दी जाए कि बुक में लिखी हुई है, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, ये काम आप करना है। अब देखिए f का d पर प्रक्षेप, f का d पर प्रक्षेप कैसे निकलेगा, f का पोला है ना, तो f cos थीटा, f कितना था √50, cos थीटा कितना था 16 अपॉन 50, यही था। इसको कट करो, बस आ गया आंसर। f का d पर प्रक्षेप आ गया 16 अपॉन √50। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कार्य के लिए आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको पता चल गया। अब देखो नोट डाल के आपको क्या लिखना है, कार्य की विमा व मात्रक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके खुद के लिए भी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कार्य होता क्या है, F.S। विमा बनाओगे इसकी, बल्कि क्या होती है m1 l1 t-2, डिस्टेंस की क्या होती है l, तो m l2 t-2, तो इसकी विमा हो, ये विमा हो गई। ठीक है, अब मैं मात्रक की बात करूं, बल का क्या होता है न्यूटन, सेकंड नहीं, डिस्टेंस है न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल, इसके दो मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो या आप जूल भी लिख सकते हो। फिर लिखिए इसमें सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ। फिर लिखिए कार्य का सबसे बड़ा मात्रक
कार्य का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, kWh किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, 1 kWh इसकी होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। एक उदाहरण लिखिए कि कार्य जीरो कैसे होता है, मतलब इसका अपभ्रंश क्या है ना, कि काम किया जाता है फिर भी कार्य को जीरो क्यों। तो लिखिए, यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझा रखकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, क्योंकि इस स्थिति में बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री होता है। आगे बात समझ में, ये मैंने क्यों लिखवाया कि कोई कुली अपने सर पे बोझा रखकर इधर से उधर काम कर रहा है, फिर भी उसके कार्य को जीरो माना जाएगा फिजिक्स के अंदर। जबकि क्या जीरो होता है, कोई ना कोई काम तो होता ही है, चाहे हम कुछ भी बिना ही चलते हुए तो भी हम कार्य बोलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब कुली खड़ा हुआ है, सामान सिर पे रखा हुआ है, तो जो एंगल बन रहा है ना वो 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है। इसकी वजह से जो कुली का वर्क है वो व्यवहारिक रूप से क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, जो कि इसका क्या है, एक अपभ्रंश है। ये एक गलत चीज है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, आगे बात समझ में। तो बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, जब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए।